मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। और हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति के सामान्यकालीन अधिकारों के बारे में पढ़ा और उन सामान्यकालीन अधिकारों में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां रखते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और उन्हें हटाने का कार्य भी करते हैं। और ख़ास बात यह है कि जैसे प्रधानमंत्री और उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है, राज्यों के राज्यपाल, यानी इस तरह के पद, और उसके साथ साथ संघीय लोक सेवा के अध्यक्ष हैं, महालेखा परीक्षक हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, तो इनका भी इनकी भी नियुक्ति करते हैं। इसके साथ साथ संघ इकाइयों पे नियंत्रण लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करते हैं, विधायी क्षेत्र में संसद का अधिवेशन बुलाना है, सत्रावसान करना है, संयुक्त बैठक में अभिभाषण देना है, संदेश भेजना है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत यानी विधायी कार्यों से के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। हालांकि राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान हैं, ध्वज मात्र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास बहुत शक्तियां हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां या अधिकार, या इन्हें आपातकालीन शक्तियां भी उनकी कहते हैं। ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान काफ़ी हद तक हम अगर देखें तो विवाद के विषय भी रहे हैं, इनमें बहुत से संशोधन भी हुए हैं। और 1975 में आपातकाल जब लागू किया गया था तो उसके बाद इस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लगाए गए और उसके बाद में इसमें संशोधन भी सामने आए। 1975 में 42वें संशोधन के आधार पर इन प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया। यानी 1976 में जो 42वां संशोधन आया था उससे इसके प्रावधानों को कठोर बनाया गया, क्योंकि 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो वो घोषणा कुछ हद तक आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी, तो इस क्लॉज को थोड़ा सा कठोर किया गया था। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे इनका दुरुपयोग संभव नहीं था। मुख्य रूप से संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन या संकटकालीन अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन अधिकार। दूसरा है अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल की स्थिति और उसमें राष्ट्रपति के अधिकार। और तीसरा है अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट आने पर राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था, जो अनुच्छेद 352 में दी गई है। अगर हम मूल संविधान का पाठ पढ़ें तो उस मूल संविधान में युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति ये शब्द काम में लिया गया था। आंतरिक अशांति शब्द जो था, इसका दुरुपयोग करते हुए ऐसा माना जाता है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी और ऐसा भी माना गया कि इसके आधार पर राज्य की शांति और व्यवस्था भंग होने का भय हमेशा बना रहता है। तो इस स्थिति में कुछ हद तक संकटकालीन अधिकारों को परिवर्तित करने की बात कही गई और 44वें संशोधन से इसमें कुछ संशोधन किए गए। संसद की स्वीकृति के बिना भी इस प्रकार के आपातकाल को 2 महीने तक लागू रखने की व्यवस्था है और से संसद से स्वीकृत करने की स्थिति पर इसे जब चाहे तब तक रखा जा सकता था। तो ये जो व्यवस्था थी, इसको 44वें संविधान संशोधन के बाद परिवर्तित किया गया। जो परिवर्तन आए इसके माध्यम से उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो परिवर्तन आया, जैसे अभी हमने बात की कि 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित किया गया था,
तो उसको परिवर्तित किया गया। तो पहली जो बात आई, सबसे पहली बात इसमें आई, वो है कि आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल इसे आंतरिक अशांति के नाम पर घोषित नहीं किया जा सकेगा। तो ये एक ऐसा परिवर्तन था जिससे इस क्लॉज का दुरुपयोग नहीं हो सकता था। दूसरा आता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो अनुच्छेद 352 में ये घोषणा है, ये तभी की जाएगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसी सलाह दें। इससे पहले ऐसा नहीं था, लिखित रूप में सलाह देने की का प्रावधान इसमें नहीं था, और अब इसमें इस प्रावधान को 44वें संशोधन से जोड़ा गया। ये भी एक ऐसा क्लॉज जोड़ा गया है जो राष्ट्रपति को बाध्य करता है कि वो मंत्रिमंडल से लिखित रूप में सूचना मिलने पर ही ऐसा कर सकता है। तो कठिन है लागू करना इस आधार पर भी। तीसरी जो बात आती है वो है घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। अब संसद का विशेष बहुमत क्या है, हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। ये है संसद के जो दोनों सदन हैं उनमें अलग अलग कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता से विशेष बहुमत बनता है। इसको हम लोग बहुत बार इसको हमने पढ़ा है। तो इसे आवश्यक, इसके लिए 1 माह के अंदर ही आवश्यक है इसकी स्वीकृति होना विशेष बहुमत से, जो थोड़ा मुश्किल है अगर गलत तरीके से इसे लागू किया जाए। और इसे लागू करने के लिए 6 माह के बाद में फिर से स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से इस संकटकालीन अधिकार को कठोर बनाया गया कि आसानी से इसे लागू नहीं किया जा सके। चौथी बात जो इसमें है वो है लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो देखिए, लगाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन घोषणा को स्वीकृति संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से मिलेगी और लागू करने के लिए 6 माह बाद फिर से स्वीकृति की आवश्यकता है। लेकिन जब इसको खत्म करना है तो उसमें लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं खाली उनके साधारण बहुमत से इसे समाप्त कर सकते हैं। अगली बात जो इसमें आती है वो आती है आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा की बैठक बुलाई जा सकती है। ये लोकसभा की जो बैठक है ये लोकसभा के ही 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। अगली बात आती है राष्ट्रपति की के द्वारा जब ये इस प्रकार का आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी न्याय योग्य इसको बना दिया गया। इससे पूर्व ऐसा नहीं था। मूल संविधान में जो व्यवस्था थी उसमें संकटकाल के समय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए वो न्यायालय में नहीं जा सकते थे। लेकिन जब 44वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ तो उसके आधार पर आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें डाली गई। अगली बात आती है अनुच्छेद 352 के तहत जो ये संकट काल है ये पूरे भारत में एक साथ या कुछ हिस्सों में इसको लागू किया जा सकता है। हमने जैसे अभी बात की कि मूल संविधान में अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते थे, लेकिन अब ये प्रावधान किया गया है। इस तरह से नागरिक अधिकारों को और सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया और राष्ट्रपति के अधिकार को एक तरह से सीमित किया गया। इस संकट काल के समय राष्ट्रपति संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकार दे सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच आय में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी तक अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। पहला है 1962 में जब भारत पर चीन का हमला हुआ था। दूसरा है 1971 में जब भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया था। और तीसरा है 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। लेकिन वर्तमान में किसी भी प्रकार का आपातकाल घोषित नहीं है।
तो ये तो हुआ पहले प्रकार का आपातकाल, जो जिसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया 44वें संशोधन से, ताकि बहुत आसानी से इसको लागू ना किया जा सके और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। दूसरा आता है अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक शासन की विफलता से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति। हमें ये मालूम है, हम पढ़ भी चुके हैं कि भारत संघीय व्यवस्था है। अब क्योंकि भारत संघीय व्यवस्था है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का बंटवारा है और दोनों के क्षेत्र भी अलग अलग हैं और शासन व्यवस्थाएं संवैधानिक उपबंधों के आधार पर चलाई जाती है। लेकिन संघीय सरकार का ये दायित्व है कि वो ये देखे कि जो इकाई की सरकारें हैं या राज्य की सरकारें हैं वो संवैधानिक उपबंधों के आधार पर चलाई जा रही है अथवा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है और इसीलिए बहुत से विचारक कहते हैं कि भारत में जो इकाइयाँ हैं उनका महत्व कम है, उनके पास शक्तियाँ कम हैं, नगर पालिकाओं जैसी स्थितियाँ हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति स्वयं राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से अगर ये इसके पास सूचना पहुंचती है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो वे संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। संसद एक बार प्रस्ताव पास करके राज्य में 6 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकती है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। 44वें संशोधन से इसमें भी प्रावधान को बदला गया। 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व इस प्रकार का जो आपातकाल था, यानी अनुच्छेद 356 के अनुसार जो आपातकाल था, उसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती थी। लेकिन अब परिवर्तन किया गया और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष की अवधि या उसके बाद अगर उस राज्य में उसे जारी रखना है तो उस स्थिति में संसद द्वारा प्रस्ताव को पारित किया जा सकेगा। जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो। तो ये चेंज इसमें इस तरह से किया गया। चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य विशेष में चुनाव करवाना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें आती है। अनुच्छेद 356 की घोषणा के क्या प्रभाव है ये हम देखेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति के हाथ में शासन आ गया, जो इकाई की सरकार थी उसको ये मान लिया गया कि संवैधानिक उपबंध के अनुसार नहीं चल रही है, तो सबसे पहला जो प्रभाव आता है वो है राज्य के कानून निर्माण की जो शक्ति है उसका प्रयोग केंद्रीय संसद कर सकती है। केंद्रीय संसद स्वयं भी कानून बना सकती है अथवा वो बनवा भी सकती है। दूसरा जो प्रभाव आता है वो है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 से जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं व्यक्ति को, उन पर रोक लगा सकती है और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको भी स्थगित रखा जा सकता है। अगला आता है राष्ट्रपति राज्यपाल सहित राज्य के किसी भी अधिकारी की शक्ति को अपने हाथ में ले सकती है। अगली बात आती है घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर बाकी सभी शक्तियां केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है। राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकती है और वो केंद्र को सौंप भी सकती है। जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो तब राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से व्यय का आदेश दे सकती है। उसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। अभी तक सबसे ज़्यादा बार इसी क्लॉज के तहत यानी अनुच्छेद 356 के अनुसार ही संकट काल की घोषणा की गई है। ऐसा माना जाता है कि सामान्य तौर पर एक देश की भारत देश में क्योंकि विशाल देश है
और बहुत सारे राज्य हैं, इसलिए समय समय पर अलग अलग राज्यों में इसको लागू करना पड़ा। जैसे पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक आपातकाल लागू रहा था। तीसरा आता है संकटकालीन अधिकार अनुच्छेद 360 के अनुसार। ये है वित्तीय संकट। राष्ट्रपति को जब ये एक तरह से विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत के सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है या वित्तीय साख को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है। ऐसी घोषणा के लिए जो अवधि है वो वही है जो हमने पहले आपातकाल की घोषणा के समय देखी थी। इस वित्तीय संकट काल की घोषणा का प्रभाव क्या है, क्या पड़ेगा, क्योंकि आज तक हमारे देश में इसको लागू नहीं किया गया। ये एक अच्छी बात है। जैसा हमने देखा, अनुच्छेद 356 का प्रयोग बार बार किया गया और ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया गया, 100 से ज़्यादा बार माना जाता है इसका प्रयोग हुआ है। वहीं पर हमने देखा कि अनुच्छेद 352 का 3 बार प्रयोग हुआ है। तो उस वित्तीय संकट काल का की जो विवेक की शक्ति है या आपातकाल की शक्ति है राष्ट्रपति की, उसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसका प्रभाव क्या होगा अगर कभी भविष्य में लागू करना पड़े इसको, या होता है ये लागू, तो संविधान में क्या व्यवस्थाएं हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो प्रभाव है इसका वो है राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को कोई भी आदेश दे सकता है। यानी अर्थ से संबंधित आदेश राज्य को दिया जा सकता है, खर्चों में कटौती करने के लिए दिया जा सकता है, अन्य इस प्रकार का दिया जा सकता है, व्यय पर रोक लगाने के लिए दिया जा सकता है। दूसरा प्रभाव है संघ और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साथ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, संघ और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में आवश्यक कटौती की जा सकती है। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन अगर देश के सामने वित्तीय संकट है तो वो एकमात्र स्थिति है जिसमें संघ और राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को काटा जा सकता है, उन्हें कम दिया जा सकता है। राज्य के जितने भी विधेयक हैं संबंधित राज्य के, जिसमें जहाँ पूरे देश में संघ में यानी, तो वो विधेयक जो हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए जारी करने की आज्ञा भी राष्ट्रपति दे सकते हैं। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को, यानी संघ की संसद, लोकसभा, राज्य की विधानसभा को आवश्यक शासन संबंधी आदेश दे सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच जो धन बंटवारा होता है, विभिन्न जो कर आते हैं उनका बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में, उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि वित्त संबंधी समस्या पूरे देश के सामने है। हम लोग बात कर चुके हैं कि अभी तक देश के सामने वित्तीय संकट कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के संकटकालीन आपातकालीन अधिकारों के बारे में जानकारी ली। हम अपनी अगली क्लास में इन संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि ये संकटकालीन शक्तियाँ जो हैं ये काफ़ी आलोचना का विषय भी रही हैं। बहुत से विचारक कहते हैं, बहुत से राजनीतिज्ञ कहते हैं, भारत में भी बहुत से विचारक कहते हैं कि ये शक्तियां राष्ट्रपति को निरंकुश बना सकती हैं। तो वहीं पर दूसरा पक्ष कहता है कि राष्ट्रपति एक वैधानिक प्रधान है जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही या उसकी सलाह पर ही कोई काम करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल जो है वही वास्तविक प्रधान है। तो इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।